इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती जहानत। सही है। अगर आप गूगल पे सर्च करें और ये देखें कि फॉर एग्जांपल 2020 में, ये भी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट थी जो उन्होंने 2016 में पेश करी थी। 2020 में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो टॉप 5 स्किल्स में से एक स्किल होगी जो कि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉय में। सही। और इसी तरह से अगर आप मजीद सर्च करें इसके ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि ये आने वाले दिनों में ये और टॉप पे प्रोग्रेस करती जा रही है, यानी टॉप स्किल्स में शुमार होती जा रही है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ग्रूमिंग हमारी क्यों नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आप देखें, ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है, आप गूगल से ये पिक्चर देख सकते हैं, लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन। सही। तो हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग हो रही है ना, वो इन चीज़ों के ऊपर हो रही है कि हमारी नंबर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, या फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को तैयार करना है तो उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या इन डोमेन्स की तरफ आना है जो कि लेफ्ट ब्रेन की ट्रेनिंग है। सही। व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट ब्रेन ट्रेनिंग, तो आप देखेंगे यहां पर इंट्यूशन की अगर कोई बात करे, म्यूजिक की अगर कोई बात करे, या कोई पेंटिंग की, आर्ट्स की बात करे, तो जनरली हम उसको उन फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं और बोलते हैं यार इससे क्या करोगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये कोई करियर ऑप्शंस नहीं है, इससे आप पैसे नहीं कमा सकते। जिसकी वजह से क्या होता है कि बचपन से इन चीजों के ऊपर ट्रेन नहीं करा जा रहा होता। सही। और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक आपको सेकंड लास्ट पॉइंट पे ही नजर आ रहा है इमोशंस। ये वो ट्रेनिंग्स है राइट ब्रेन की जिसकी वजह से आपका फायदा क्या होता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशंस के ऊपर, या एहसास करने की, या एम्पैथी या सिंपैथी, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, वो आपके अंदर पैदा होता है, एक एहसास इंसानियत का कि यार लोगों का एहसास कैसे करना है। अच्छा, इमोशंस इग्नोर क्यों करे जाते हैं? तो आप में से जो लोग मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं या जो लोग फेसबुक पे लाइव हमें देख रहे हैं, उनके सामने मैं सवाल रखूंगा ये कि इमोशंस या जज्बात को लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशली इन द वर्क सेटिंग्स, इन द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की हम बात करें तो वहां पर जज्बात को लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं? तो हम उसको समझते हैं कि जज्बात जो है वो इर्रेशनल है, यानी कि उनकी कोई लॉजिक्स नहीं। सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। कैसे गलत है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूं। तो एक तो ये समझ लें कि बहुत बड़ा मिथ है कि जज्बात इर्रेशनल है। जज्बात इर्रेशनल या इलॉजिकल नहीं होते। उन जज्बात की कोई ना कोई लॉजिक्स, कोई ना कोई स्टैंडिंग्स होती हैं, कोई ना कोई रीजन होते हैं जब भी वो जज्बात आए होते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह से जज्बात को आप इंसान से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से ये नहीं कह सकता अपने ऑफिस में या अपने घर में, किसी से भी ये नहीं कह सकता कि यार जज्बाती नहीं हो, काम पे फोकस करो। वो इंसान है, जज्बात उसका हिस्सा है। सही। अल्लाह ताला ने उसको इसी तरह से बनाया, वो एक मशीन नहीं है। ठीक है। तो वो इंसान है, वो जज्बात को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करूं कि यार जज्बात को एक तरफ रख के ये काम पे फोकस कर लेगा। सही। ये बात हमें समझनी जरूरी है सबसे पहले इमोशनल लेबर के ऊपर। हां, अब जज्बात की जो मजदूरी है वो समझना जरूरी है। सही। एक जो शऊर वाला इंसान होता है ना, पढ़ा लिखा जो होता है वो भी, उसमें भी शऊर होता है। कभी कभी पढ़े लिखे में भी शऊर नहीं होता बहुत सारी चीजों के, और अनपढ़ लोगों में ज्यादा शऊर मिलता है, इसीलिए मैं शऊर का लफ्ज यूज कर रहा हूं। सही। जो एक बाशऊर इंसान होगा, समझदार इंसान होगा, वो करेगा जज्बाती मजदूरी। और वो लोग जो हैं जिन शऊर में कमी होगी, जनरली वो लेबर वर्क या आप कहें ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे होते हैं। तो ब्लू कॉलर जॉब्स वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं फिजिकल लेबर। सही है। लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अमूमन आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हुए नजर आएंगे। तो उनका काम है इमोशनल लेबर करना। इमोशनल लेबर क्या है? जज्बाती मजदूरी। ये आपको करना है रोजाना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर डीलिंग करता है, अब वो जिस तरह के भी मूड में है, जब वो कस्टमर से मिलेगा तो उसको अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। सही है। चाहे वो अपनी वालदा से कोई कॉन्फ्लिक्ट करके आ गया है या बेगम से लड़ाई हो गई है उसकी, अब वो जिस तरह के भी मूड में पहुंचा है, या फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से गुजर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या घर में कोई बीमार है, जब वो अपनी जॉब पे जाएगा, वहां पर जब उसको कस्टमर डीलिंग करनी है तो वहां पर उसको अपने फेस पे स्माइल रखनी है। दैट इज पार्ट ऑफ हिज जॉब। इसे कहते हैं जज्बाती मजदूरी, कि आपकी फीलिंग्स कुछ और है लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हो। यह कहलाती जज्बाती मजदूरी। हमारी सोसाइटी में 99% लोग, जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह मुनाफकत है। दैट इज नॉट मुनाफकत।
वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको अभी आगे चल के दूंगा कि मुनाफकत नहीं है, सही है। ये मुनाफकत इसलिए हमने बना ली है क्योंकि वी आर सर्विंग आवर ईगोस, अनफॉर्चुनेटली, सही है। क्योंकि हमें उसमें बड़ा सुकून मिलता है ना कि हमने ये बोल दिया कि बस जो दिल में सोच रहा था वो मैंने बोल दिया, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज नॉट अ गुड थिंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सही। हम बुरी चीजों को जो है समझें कि ये बुरी बात है, किसी का दिल तोड़ना सिर्फ इसलिए कि मेरी अना को अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं और मैं जो चाहे बोलते रहूं और मैं अपने आप में खुदा समझूं अपने आप को और जिसका चाहे दिल तोड़ दूं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, सही। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये इमोशनल लेबर को एक बहुत अच्छे से समझ लें, सही। अच्छा, इसमें दो टाइप्स होती हैं इमोशनल लेबर में। एक होती है सरफेस एक्टिंग, एक होती है डीप एक्टिंग। ये दो चीज मैं बता रहा हूं, बाकी ये स्लाइड्स में आप लोगों से शेयर कर लूंगा, आप लोग फिर देख लीजिएगा इसको। सरफेस एक्टिंग क्या होती है कि मैं कुछ और फील कर रहा हूं और दिखा कुछ और रहा हूं। मींस मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, सही। ये है सरफेस एक्टिंग। डीप एक्टिंग क्या है, जो कि थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है, जिसमें इंसान डिप्रेशन में चले जाता है अक्सर, कि अब मैं जो फील कर रहा हूं ना या जो मैं दिखा रहा हूं उसको मैच कर रहा हूं। यानी कि मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है ये बंदा, लेकिन मैं इससे हंस के बात कर रहा हूं और इसकी अच्छाइयों को सामने रख के अंदर वाली फीलिंग को भी चेंज कर रहा हूं अपनी। दैट इज डीप एक्टिंग विच इज वेरी टफ। इंटेलिजेंस क्या होती है, जज्बात, आप सबको पता है जज्बात क्या होते हैं। इंटेलिजेंस, जहानत, सही। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि आईक्यू और ईक्यू का जो डिफरेंस है वो आप समझें। आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जो आपको विरासत में मिलता है। ये बात सबको पता है, आप सबको ये बात पता है कि इंटेलिजेंस इंसान को विरासत में मिलती है और वो जितना भी पढ़ ले उस लेवल से ऊपर नहीं ले जा सकता अपने आईक्यू को, जितना मर्जी पॉलिश कर ले। जो उसको सर्टेन लेवल विरासत में मिला है वो उससे ऊपर नहीं ले जा सकता उसको। दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इंटेलिजेंस बाप की तरफ से मिलती है, मां की तरफ से? मां की तरफ से। इंटेलिजेंस बच्चे को मां की तरफ से मिलती है। मां ज़हीन है, बच्चा ज़हीन होगा, सही है। और आईक्यू जो इंटेलिजेंस है वो उसको जितनी विरासत में मिलेगी वो उसको पॉलिश कर करके एक सर्टेन लेवल पे ला सकता है, उससे ऊपर नहीं ले जा सकता। और ईक्यू की बात सबसे मजेदार है कि ईक्यू का विरासत से एज सच ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और उसको जितना ग्रूम करा जाए, जितना ट्रेन करा जाए, वो उतना आगे बढ़ता जाता है। और ये भी आगे चल के मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिससे आपको मैं बताऊंगा कि अभी ये यूएस की रिसर्च है कि 85% ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम्स बिकॉज ऑफ योर ईक्यू, नॉट आईक्यू। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उठा के आप देख लें, जो उनकी सक्सेस है वो उनके आईक्यू की वजह से नहीं आई है, ईक्यू की वजह से आई है। बिकॉज दे कैन कनेक्ट विद द पीपल, सही। तो ये एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे जब आते हैं तो 3 इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है बी सेल्फ अवेयर, अपने आप को पहचाने, अपने जज्बात को पहचाने। सेकंड स्टेप है दूसरों के जज्बात को पहचाने, दूसरों को जाने। और तीसरा स्टेप है कि नाउ अब ये 2 चीजें आपने जान ली, अब इनको मैनेज करना सीखें। ये 3 स्टेप्स हैं। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। सूरह बलद की 5वीं और 4थी और 5वीं आयत का कुछ तर्जुमा है जो मैंने मेरी नज़र से एक दफ़ा गुजरा तो मैंने वहाँ से उसको पिक करा कि वी हैव इंडीड क्रिएटेड मैन सराउंडेड बाय हार्डशिप्स। हमने इंसान को मुश्किल हालात में रहने वाला बनाया है। आगे लिखा हुआ है डज मैन थिंक दैट नो वन विल एवर हैव पावर ओवर हिम। यानी कि अगर वो कंफर्ट जोन में जाएगा तो क्या वो समझता है कि उसकी सल्तनत बरकरार रहेगी? क्या वो समझता है कि अगर वो मुश्किल हालात से बाहर आएगा तो चीजें वैसी चलती रहेंगी और दूसरे टेक ओवर नहीं करेंगे? राइट? तो एक बात तो हमें ये बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है, जो कि शुरू से जिस तरह से हमें या हमारी यंग जनरेशन को बताई जाती है कि यार फॉर एग्जांपल बस मैट्रिक में मेहनत कर लो या इंटर में मेहनत कर लो तो कहानी मुक जाएगी। तो ये हमें बहुत जरूरी है समझना कि बचपन से लेकर मरते दम तक इन हार्डशिप वाले हालात से अगर आप बाहर आ रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे।
तो अल्लाह ताला ने जब बनाया है आपको इस तरह का, तो सर्वाइवल सीखे ना, और उसको एंजॉय करें उन हार्डशिप्स को, इंस्टेड उससे भागकर कंफर्ट जोन में चले जाए। सही। और अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, तो मेरा एक छोटा सा अपना मोटिव है, अगर जिंदगी मुस्तकिल मेहनत का नाम है तो मिलके करते हैं। सब अपने अपने डोमेन में छुपा छुपा के मेहनत करने की क्या जरूरत है। सही। तो मेरा इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर मुस्तकिल स्ट्रगल करनी है, जिंदगी भर मेहनत करनी है, मरते दम तक मेहनत करनी है, हार्डशिप में रहना है, जब भी सर्वाइवल है, जब भी फायदे होंगे, तो मेहनत मिलके कर ली जाए और वो चीजें शेयर करी जाए जो हम सबकी एक्सपीरियंसेस रहे हो, जो हम सबकी लर्निंग्स रही हो, वो चीजें सबसे शेयर करें। हर बंदा अपनी किस्मत लेके आया, हर बंदा अपना रिस्क लेके आया, कोई आपका रिस्क छीन नहीं सकता, कोई आपकी किस्मत छीन नहीं सकता। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का जिक्र यहां पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स या सेशंस आप लोग अटेंड करेंगे, आप मल्टीपल चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जब आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक ऐसी सोर्स अपना लेंगे जिसकी एनर्जीज इंस्पायर करने की इनफाइनाइट होंगी, तो आपकी मोटिवेशन नीचे नहीं आएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सही। और अगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऐसी है जिसकी एनर्जीज इंस्पायर करने की फाइनाइट है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी मोटिवेशन लूज होगी और आप उस ट्रैक से हट जाओगे। सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये रखनी है हमें थ्रू आउट द लेक्चर, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने जा रहा हूं उसके ऊपर, कि जब जो एक वादी थी जो दो पहाड़ों के दरमियान थी और उन्होंने पत्थर बरसाए, और उस वादी का फरिश्ता आपके पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने कहा कि आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं और ये पिस जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जज्बाती मजदूरी कैसे करी जाती है, और आपने हाथ उठा के उनके लिए दुआ करी। वॉट वॉज दैट? दैट वॉज इमोशनल लेबर, जो हम आज गोरों की किताबों से पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस दैट वॉज टॉट टू अस अर्लियर, लाइक 1400 साल पहले। जो सहाबा को ट्रेन करा गया, वो किस बात पे ट्रेन करा गया? इमोशनल इंटेलिजेंस पे। जिंदा लड़कियों को जिंदा दफना रहे हैं, एहसास नहीं है इंसानियत का। किस बात पे ट्रेन करा? इस बात पे ट्रेन करा। ईक्यू के ऊपर ट्रेनिंग दी गई, जिसकी वजह से मुसलमान आगे बढ़े। सही। तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमें रखनी है। अब आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। सही। सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो चीज आपको स्ट्रांग करनी है अपनी, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या किसे कहते हैं? इंट्यूशन खास तौर पे जो खवातीन है उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, और मर्दों का इतना स्ट्रांग नहीं होता। उसका रीजन ये है, हाँ उसका रीजन बता रहा हूं। उसका रीजन क्यों है? देखें, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग जब होता है जब आप उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। सही। इंट्यूशन को स्ट्रांग करने का जो रीजन है वो ये है कि जो आपकी गट फीलिंग है ये स्ट्रांग होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी अपनी बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी, और ये गट फीलिंग आपको दूसरों के बारे में सीखने का जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली होती हैं, उन सिचुएशंस को पहले से जानने का मौका देती हैं। सही। अगर आप बहुत सारे बुजुर्गाने दीन को देखें तो आपने देखा कि भाई वो चिल्ला कशी करते थे, चिल्ले पे चले गए 40 दिन के लिए, पहाड़ों में जाके बैठ गए। व्हाट वर दे डूइंग? दे वर ट्रेनिंग देयर इंट्यूशंस। क्या कर रहे थे वो लोग? इंट्यूशंस को ट्रेन कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं अपना मुहासबा करना, सेल्फ एनालिसिस। अक्सर आप जाते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब भी बोल रहे थे भाई अपना मुहासबा करा करें। हाँ, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि कोई बताता नहीं है मुहासबा करना है कैसे। इंट्यूशन को ट्रेन करने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप जो है ना, वो एक छोटी सी एक्सरसाइज, सबसे आसान एक्सरसाइज ये है कि जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो उस वक्त बैठ के थोड़ा सा डेली बेसिस का मुहासबा करें कि आज पूरे दिन मैंने क्या क्या एक्टिविटीज करी। सही। और उसमें मैंने क्या अच्छे काम करे और क्या गलत काम करे, और जो अच्छे काम करे ये काम मैं रिपीट करूंगा, और जो मुझसे गलतियां हुई यार आइंदा मैं कोशिश करूंगा ये वाली गलती ना करूं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी का दिल तोड़ दिया हो तो यार मैं कोशिश करूंगा सुबह उठ के उससे माफी मांगूं, अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करूंगा। सही है।
अगर नहीं भी कर सका तो बार बार अपने आप को याद दिलाऊंगा डेली बेसिस पे, यार मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, सही, और दोबारा ये वाली मिस्टेक नहीं करूंगा, अपनी जबान को काबू में रखूंगा। जब आप इस तरह से अपने आप को काउंसिल करते हो ना, तो होता क्या है, जब सिचुएशन आती है दोबारा जिंदगी में, तो लाशऊरी तौर पे दिमाग आपको रोकता है कि यार अब ये नहीं करना, ये तुम कर चुके थे पहले गलती। लेकिन जब आप ये प्रोसेस से गुजारोगे नहीं, वो नहीं सोचेगा, वो स्टॉप नहीं करेगा आपको, सही। एक तो ये तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आप आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, इसके इफेक्ट्स आपको आने वाली जिंदगी में नजर आएंगे। दूसरा आप काम ये करें कि हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा थोड़ा सा वक्त निकाल के किसी ऐसी जगह बैठें जहां पर आप नेचर से कनेक्ट हो सकें। मिसाल के तौर पे सी साइड पे कहीं, या अगर आपके घर पे कहीं छत वत पे जाके अकेले तन्हाई में चाय का कप ले लें भले से, एक सुकून से बैठें और जरा सोच विचार करें जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे, कैसे करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं प्रॉब्लम्स, इस पे जरा सोचो विचार गौर फिक्र करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक इंसान मौजूद है, उसका एक हाथ टूटा हुआ है, सही है। आप जब उससे बात करना शुरू करेंगे तो क्या आप ये करेंगे कि पहले मैं अभी अपना हाथ तोड़ूंगा फिर बात करूंगा? करेंगे ऐसा? नहीं तो हम सब करते तो हैं। जब हमारे सामने कोई बंदा आता है और वो गुस्से में गाली गलौज कर रहा होता है, तो हम भी शुरू करते हैं गाली गलौज और फिर बात करते हैं उससे। हम भी पहले ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं और फिर बात करते हैं उससे। हम भी पहले जज्बाती तौर पे मफलूज होते हैं और फिर बात करते हैं उससे, जस्ट बिकॉज वी कांट सी इट, कि हम वही काम कर रहे हैं, अपना हाथ तोड़ के उससे बात कर रहे हैं, सही। हम उसको एज अ पेशेंट क्यों नहीं डील करते, यार ये बीमार है जज्बाती तौर पे। जैसे कि हम देखते हैं किसी हाथ टूटा हुआ है तो हम उसको जगह देते हैं, पैर टूटा हुआ है जगह देते हैं, भाई बैठ जाओ यार, तुम बीमार हो, तुम्हें चोट लगी हो, तुम जख्मी हो। लेकिन जब कोई गुस्से में है तो हम ये क्यों नहीं समझते कि जज्बाती तौर पर बीमार है। देखने की कोशिश करें शैतान का बहकावा। एक मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इंट्यूशन आपसे जब कोई बात कहेगा ना, तो वो इस तरह से कहेगा कि वो बोलेगा और चुप हो जाएगा। अगर आपने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया वो दोबारा नहीं बोलेगा। लेकिन शैतान जब आपके दिमाग में बात डालेगा ना, तो आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक अमल नहीं कर लोगे ना, वो आपको ड्रैग करता है मुस्तकिल आपके दिमाग में पॉइंट, यार ये करते हैं, यार ये करते हैं, यार ये करते हैं, ये करते हैं, रीजन ला के दलीलें ला के देगा, यार इस वजह से कर लेते हैं, यार इस वजह से कर लेते हैं। शैतान इस तरह से बहकावा डालता है। इंट्यूशन नहीं करता ऐसे। इंट्यूशन एक दफा डालेगा आपके दिमाग में, नहीं करना आपको, वो खामोश हो जाएगा, सही। तो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया इसका, तो इस तरह से आप करिएगा। अब ये पहला स्टेप था सेल्फ अवेयरनेस का। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि दूसरों के बारे में जानना सीखना, सही है। तो एक सबसे पहले चीज समझे, डाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंसेस जो हम सबके दरमियान है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, और उसमें दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास सरफेस लेवल डाइवर्सिटी जो हमें नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये लड़का है, लड़की है, या ये पठान है, महाजिर है, सिंधी है, नजर आ रही है आपको, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। दूसरी है डीप लेवल डाइवर्सिटी, सही है, कि इसकी वैल्यूज क्या है, उसकी जहन हमसे मिलता नहीं मिलता, सही है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका विजन है, वो हमसे मिलता नहीं मिलता। यह है डीप लेवल डाइवर्सिटी। हमें बचपन से या हमारे नबी ने हमें जिस चीज के ऊपर तालीम दी, वो इस चीज के ऊपर तालीम दी कि आपको यहां पर कोलैबोरेट करना है और यहां के डिफरेंसेस को इग्नोर करना है, ठीक है। यही बोला ना, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा के, यानी कि उसकी वैल्यूज मैच करनी चाहिए, उसका एटीट्यूड मैच करना चाहिए, उसके बिलीव्स मैच करने चाहिए। उसकी सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, दिखने में अमीर हो गरीब हो, जिस तरह का भी इंसान लगे, उस चीज को इग्नोर करना है। दिस इज वॉट यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर, सही है। हम जब छोटे थे, जब हम बात करते थे केजी में, नर्सरी में, तो आपने देखा होगा अक्सर हम किसी से भी दोस्ती कर लेते थे ना। आज हमारे अगर बच्चे हो तो आप देखेंगे किसी से भी दोस्ती कर ले, दूसरे बच्चे की नाक बह रही है, गंदे कपड़े पहना हुआ, दोस्त है उसका। आज हम दोस्ती नहीं करते ना ऐसे लोगों से। हम बहुत चीजें जज करते हैं फिर जाके दोस्ती करते हैं उससे। थोड़ा सा शऊर आ गया ना हमारे अंदर, तो हमारी अना बहुत बड़ी हो गई है। हमने इस चीज को पीछे छोड़ दिया कि हमें सरफेस लेवल डाइवर्सिटी को एक तरफ रखना है, हमें डीप लेवल डाइवर्सिटी पे दोस्तियां करनी है, वहां पर अपनी कनेक्टिविटी, अपनी रूट्स जोड़नी है दूसरे से, सही है। जब आप इस चीज के ऊपर बात करेंगे तो दूसरे के साथ आपके जज्बात चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम अक्सर इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि यार ये दिखने में ऐसा है, या इसके साथ ये प्रॉब्लम है, या इसके साथ ये नहीं है, और इसी वजह से हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, हम उससे दोस्ती नहीं करते, हम उससे चिढ़ते हैं,
ठीक है, तो आपको ये एक चीज समझनी है कि हमें डीप लेवल डाइवर्सिटी पे दोस्ती करनी है या रिलेशनशिप बनना। उसको दूसरी तरह से बहकाता, शैतान बोलता भाई तुम तो बहुत जबरदस्त, तुम तो भाई आलिम फाजिल हो गए, तुम तो अब अमल करने लगे, तुम तो नेक आदमी हो। और वो इस चक्कर में क्या करता है हर दूसरे बंदे को, भाई तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तुम तो फला गलत काम करते हो। भाई गुनाहगार से नफरत नहीं करनी है, गुनाह से नफरत करनी है। अगर गुनाहगार से नफरत करते तो क्या इस्लाम फैलता? तो अगर कोई बंदा गलत काम में पड़ गया है, सिचुएशंस ऐसी आ गई, वो मजबूर हो गया, हम उसको अब इल्जाम दे के उससे नफरत तो ना करें ना, कोशिश करें उसको लेके आए अपनी तरफ। सही। और ये एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि बहुत सारे लोग ना अक्सर ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम फैलाया 40 साल का करैक्टर पेश करा। पहले जब लोग आपसे इंस्पायर हो गए ना कि भाई अमीन और सादिक, उसके बाद आपने बोला भाई अल्लाह एक है। तो आप अगर किसी को इंस्पायर करके किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, भले से वो आपके पेरेंट्स हों, भले से वो आपकी बेगम हो, भले से वो आपके बॉस हों, तो आप क्या समझते हैं कि वो एक दिन में आपसे इंस्पायर हो जाएगा? जबकि अशरफुल इंसान जो थे उन्होंने 40 साल लगाए। तो आपको बड़ा टाइम लगाना पड़ेगा दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, दूसरे को अपनी क्वालिटीज मनवाने के लिए, फिर आप उसको जो बात बोलेंगे ना वो मानेगा आपकी बात। आज हम ये अक्सर कहते हैं कि यार दूसरे बंदे का ना एटीट्यूड मेरे साथ सही नहीं है, तो मैं कैसे बात करूं इससे, सही है, या मैं इससे कैसे दोस्ती करूं, या मैं इससे कनेक्टिविटी कैसे बिल्डअप कर दूं, या इसके बात करने का तरीका ही सही नहीं है मेरे साथ। तो ये मैंने भी जब ये टॉपिक पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यार मसला कहां पर है। तो देखें, एटीट्यूड में ना 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव, तीसरा होता है बिहेवियर। जो आपके सामने निकल के आता है वो होता है ये बिहेवियर वाला पार्ट, जिसको आप कहते हैं एटीट्यूड है, और इस बंदे का एटीट्यूड खराब है। सही। अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। कॉग्निटिव एलिमेंट्स का मतलब यह है कि उसने हमें जज करा किसी बात पे। सही। कोई बात, कोई ओपिनियन, कोई बिलीफ उसके दिमाग में बिल्डअप हुआ। सही। और उसके बाद अफेक्टिव, एक इमोशनल पार्ट इंटीग्रेट हुआ उससे, फिर उसका बिहेवियर निकला। तो अगर किसी का एटीट्यूड सही नहीं है हमारे साथ, तो कौन से पार्ट में मसला होगा? कॉग्निटिव, यानी कि उसकी जजमेंट में मसला होगा। अब जितने भी इंसान हैं, कोई भी इंसान इतना एक्सपर्ट नहीं है कि उसकी जजमेंट बेहतरीन हो। अगर किसी ने आपको गलत जज कर लिया है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपना इमेज सही करें उसकी नजरों में, या उससे चिढ़ जाएं कि भाई ये तो बंदा सही से बात ही नहीं कर रहा। इसी तरह से वैल्यूज, आप अक्सर देखते हैं कि हम जब किसी से बहस करते हैं, खासतौर पे किसी दीनी टॉपिक के ऊपर या किसी पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको कुछ भी कर लेते हैं, वो कायल नहीं हो पाता आपकी बात पे। इस चीज को समझे जरा। और अक्सर हम ऐसा करते हैं, उस बहस के दौरान अपना ताल्लुक उससे खराब कर लेते हैं, अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है वैल्यूज के बारे में। सही। मिसाल के तौर पे वैल्यूज क्या होती हैं? ये वो चीजें होती हैं जो इंसान जिस सराउंडिंग में पैदा हुआ होता है और उस मुआशरे की जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें उस मुआशरे में जो सही गलत समझा जाता है वही सीखते वो बड़ा होता है, और वही उसकी वैल्यूज डेवलप कर देती हैं, उसका वैल्यू सिस्टम बना देती हैं। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान के माहौल में या कराची के माहौल में जो बच्चा पला बड़ा, जो बड़ा हुआ, जब वो यूरोप जाएगा तो वहां पर जब वो देखेगा कि खातून मिनी स्कर्ट पहनी हुई है तो बोलेगा ये तो गलत है, क्योंकि उसकी वैल्यूज वो एक्सेप्ट नहीं करती। और वहां की जो खातून है उनसे अगर कोई पूछे या वहां किसी भी लोग से पूछे, वो बोले ये तो नॉर्मल, ये इसमें क्या मसला है, क्योंकि उसकी वैल्यूज डेवलप ही ऐसी हुई हैं, वो एक्सेप्ट करती है। ठीक है। तो आपको यह समझना जरूरी है जब आप किसी से बहस कर रहे हैं किसी दीनी टॉपिक के ऊपर या किसी रिलीजियस टॉपिक के ऊपर या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे उसकी वैल्यूज ऑलरेडी बिल्डअप हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि आप उससे एक दफा की बहस के रिलेशनशिप खराब कर लेंगे, लेकिन वो आपकी उसकी जो वैल्यूज इतने सालों में बनी है, डेवलप हुई है, वो आप उससे बहस करने में चेंज नहीं कर सकते। उसके जहन में आप फूड फॉर थॉट क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू। जो मैंने जिक्र करा था, 85% ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सक्सेस कम्स फ्रॉम द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि इस पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन या लीड, ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं, सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास आती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आपको ज्यादा आगे लेके जाती हैं एज कंपेयर टू
टेक्निकल स्किल्स नीचे लिखी है, बड़े मजे की बात। ये अक्सर जब हम बताते हैं स्टूडेंट्स को भी तो वो भी बड़े परेशान होते हैं कि भाई मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल केजी से लेकर हमने यूनिवर्सिटी लेवल तक या पीएचडी लेवल तक चलेगा, और उस सारे ड्यूरेशन में हमने क्या सीखा? टेक्निकल स्किल्स। और वो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कितना कर रही हैं? जस्ट 15 to 20%। एक बहुत अच्छे से समझ लें कि हम लोगों के दरमियान रहते हैं और मौका कौन देता है? कौन देता है मौका जिंदगी में आगे बढ़ने का? और वसीला? लोग। सही है। तो लोग जब आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते, लोग आपको मौका नहीं देते। अच्छा भाई, ये बस लास्ट हमारी कुछ स्लाइड्स हैं। चेंज इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, ये सब हम समझें। तो जो चीज़ें अभी हमने सीखी हैं वो मैं अभी आपके लिए थोड़ी सी रिवाइज कर दूंगा। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद से घर पे जाके करिएगा कि कभी भी कोई सिचुएशन, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई हो, सही है, एक तो सबसे पहले आप इस तरह से उसको ऑब्जर्व करते ही हैं, हाउ यू आर इम्पैक्टेड बाय द सिचुएशन, कि आपको सिचुएशन ने कैसे हर्ट करा या फलां बंदे ने कैसे हर्ट करा। इस तरह तो हम अक्सर सोचते ही हैं, सही है। आपको सेकंड ये चीज़ सोचनी है कि अब इस सिचुएशन में मैंने दूसरे को कैसा फील करवाया, या मेरी कौन सी बात थी जो जिसने उसको हर्ट करा होगा, सही है। ये आपको एक एक्टिविटी छोटी सी करनी है खुद अपने साथ। दो ये टूल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, इन टूल्स के साथ आपको ज़िंदगी की जो है वो लड़ाइयाँ लड़नी है, एक सब्र के साथ और दूसरे तवक्कल के साथ, सही है। सब्र और तवक्कल का दामन हाथ से न छोड़ें। ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करते जाएगा आपके लिए। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है उसको आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। इसको दिमाग में बिठाने से फ़ायदा ये होगा कि फ्री का सवाब भी मिल रहा होगा कि यार मैं इनकी वजह से ऐसा कर रहा हूँ, सही है। और आपके दिमाग में, आपके जहन में ना ये होना चाहिए, ख़ास तौर पे एज अ बीइंग अ मुस्लिम, ये होना चाहिए कि यार किसी बंदे ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, आपको गुस्से में कुछ भी बोल दिया, चाहे वो माँ बाप हो, कोई भी हो, तो आप ये अपना जहन बनाएं कि अल्लाह ताला तेरा बंदा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए इसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन तेरे लिए मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। जब आप ये जहन अपना बना लेंगे तो आपका बड़ा ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, सही। आपकी मैं को आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा, सही है।